स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज में क्या क्या डिफरेंस है, किस प्रकार की इसकी इटियोलॉजी है, कौन कौन से इसमें मैनिफेस्टेशन करने होते हैं, कौन कौन से इसमें इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट करने होते हैं। ठीक है, तो कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज पढ़ने से पहले थोड़ा सा एना और फिजियो के बारे में अगर डिस्कस करें तो आपने फर्स्ट ईयर में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा। ये एड्रिनल ग्लैंड्स 2 इन नंबर होती है और अबाउ ईच किडनी सिचुएटेड होती है, प्रत्येक किडनी के अबाउ में ये सिचुएटेड होती है। ठीक है, अगर इसके हार्मोन सिक्रेशन की प्रोसेस की बात करें तो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आता है, हाइपोथैलेमस से मैसेज एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसको एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोला जाता है, और वो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाकर एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, तब जाकर एड्रिनल ग्लैंड्स अपने हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, अपन जो डिजीज पढ़ेंगे वो कौन से हार्मोन से रिलेटेड है, वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन से रिलेटेड है। तो अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन के फंक्शन की बात करें तो इसका पहला फंक्शन होता है ये इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरे फंक्शन की बात करें ये इंक्रीज कर देता है फैट के ब्रेकडाउन को, फैट के ब्रेकडाउन को ये इंक्रीज कर देगा, फैटी एसिड बनाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, इट रिडिस्ट्रीब्यूट ऑफ फैट ऑन सेंट्रल बॉडी पार्ट, जो सेंट्रल बॉडी पार्ट है जैसे कि एब्डोमेन हुआ, बैक हुआ, वहाँ पर फैट को क्या कर देगा, रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अत्यधिक मात्रा में वहाँ जमा देगा। ठीक है, अगर अगले फंक्शन की बात करें तो ये डिक्रीज कर देगा कैल्शियम को, कहाँ पर, बोन के अंदर, बोन के अंदर कैल्शियम की मात्रा को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज करने का कार्य करता है। अगले फंक्शन की बात करें इट डिक्रीज सीरम कैल्शियम, ये सीरम कैल्शियम ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको कम करता है बाय डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होना है उसको क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अगर अगले फंक्शन की बात करें तो स्टेरॉइड हार्मोन डिक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट की जो फंक्शनिंग है उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इम्यून सिस्टम को ये डिक्रीज कर रहा है। अगले फंक्शन की अगर बात करें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन इंक्रीज करेगा सोडियम के लेवल को और डिक्रीज कर देगा पोटेशियम के लेवल को। ठीक है, तो इसके फंक्शन हुए। अब आते हैं अपन इसकी डिजीज के बारे में, कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज क्या होती है। तो सबसे पहले अगर कुशिंग डिजीज के बारे में बात करें तो कुशिंग डिजीज क्या होती है, इंक्रीज कोर्टिसोल सिक्रेशन ड्यू टू हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। कोर्टिसोल क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का ही एक टाइप होता है। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है कोर्टिसोल या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, किसके कारण, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, यदि पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम है जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में एसीटीएच सिक्रेट कर रही है, वो एसीटीएच आकर अत्यधिक मात्रा में एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहा है, तो उसके कारण जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन अत्यधिक मात्रा में सिक्रेट हो रहा है, तो उससे जो बीमारी होगी उसको कुशिंग डिजीज बोलेंगे। ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको कुशिंग डिजीज बोलेंगे। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, इंक्रीज कोर्टिसोल या ग्लूकोकोर्टिकोइड सिक्रेशन ड्यू टू हाइपर फंक्शनिंग या डिस्टर्बेंस इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। यदि पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम ना होकर अब कहाँ पर प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको कुशिंग सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, अगर पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको कुशिंग डिजीज बोलेंगे, और यदि पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम ना होकर एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम है जिसके कारण कोर्टिसोल या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट हो रहा है, तो उसको कुशिंग सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है मालूम चल गया। अब इसकी इटियोलॉजी पर आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कोजेज कुशिंग डिजीज इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। जो कोजेज के अनुसार जो कुशिंग डिजीज है उसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। अगर इसके प्राइमरी टाइप या प्राइमरी कोजेज की बात करें तो इट इंक्लूड बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, यदि एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर ट्यूमर हो गया है, ठीक है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोकोर्टिकोइड सिक्रेट हो रहा है, तो उसको प्राइमरी कोजेज के अंदर शामिल किया गया है। प्राइमरी कोजेज में किसको, एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर जो ट्यूमर हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर जो प्रॉब्लम है, तो उसको प्राइमरी कोजेज में। यदि सेकेंडरी कोजेज की बात करें इट इंक्लूड डिसऑर्डर एंड डिसफंक्शन ऑफ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, यदि जो डिसऑर्डर या डिसफंक्शन अब किसके अंदर हुआ है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के अंदर, जिसके कारण इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी कोजेज के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, अब अगली उसकी बात करें टाइप की, तो नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर। ठीक है, यानी कि नॉन पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर नहीं है, फिर भी एसीटीएच अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट हो रहा है, तो उसको नॉन पिट्यूटरी। इट इंक्लूड द ट्यूमर इन द लंग्स एंड पेनक्रियाज एंड अदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी विच हेल्प प्रोड्यूस एसीटीएच। ठीक है, ये अब प्रॉब्लम कहाँ पर है,
या तो लंग्स के अंदर है, पेनक्रियाज के अंदर है, या अदर बॉडी स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करते हैं किसमें प्रोड्यूस करने में ACTH। अगर इनके अंदर प्रॉब्लम है तो जिसके कारण जो ACTH की मात्रा बढ़ेगी तो उसको नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर के अंदर शामिल किया गया। अगर चौथे टाइप की बात करें तो आइट्रोजेनिक कोजे, यानी कि अपन बाहर से ले रहे हैं, जैसे कि कोई ड्रग्स की फॉर्म में या थेरेपी की फॉर्म में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो उसके कारण जो कुशिंग डिजीज होगी उसको आइट्रोजेनिक कोजेज के अंदर शामिल किया गया है। इट रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टेरॉइड, ठीक है, लंबे समय से अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं, तो जिसके कारण वो होगा वो आइट्रोजेनिक में शामिल किया गया है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों देखने को मिला? क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहा था? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा था, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा था, तो ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही क्या कहलाता है? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। ब्लड या बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज दूसरा क्या करेगा? ब्लड वेसल्स के साथ में बहकर ये क्या करता है? जो वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, ठीक है। तो दूसरा क्या फंक्शन देखने को मिलेगा? ग्लूकोज की वजह से डिले क्या देखने को मिलेगी? वुंड हीलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर अगले फंक्शन की बात करें, ये कैल्शियम की मात्रा को कम कर रहा था, ठीक है, बोन के अंदर भी कम कर रहा था और ब्लड के अंदर भी। तो ब्लड या बोन के अंदर कैल्शियम कम हो रहा है तो कौन सा वो बोलेंगे? हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। इसका फंक्शन मैंने बताया था, ये सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है और पोटेशियम की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। तो सोडियम की मात्रा बढ़ेगी तो उसको हाइपरनेट्रीमिया, पोटेशियम की मात्रा कम होगी तो उसको हाइपोकैलेमिया, ठीक है। अगला जो फंक्शन लिखाया था वो ट्रंकल ओबिसिटी विथ थिन एक्सट्रीमिटीज। मैंने बताया था ये फैट का डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कहाँ पर? सेंटर के बॉडी पार्ट में। कौन कौन से में? एक तो एब्डोमेन में। एब्डोमेन के अंदर फैट अत्यधिक मात्रा में, फैट जो एब्डोमेन है वो झूलता हुआ नजर आएगा, जिसको क्या बोला जाएगा? ट्रंकल ओबिसिटी। और एक्सट्रीमिटीज कैसे देखने को मिलेगी? थिन देखने को मिलेगी, किसकी तुलना में? एब्डोमेन की उसमें, ठीक है। अगला क्या देखने को मिलेगा? मून फेस, ठीक है। अगला जो उसका जो फेस है वो मून की तरह नजर आएगा। और अगला क्या देखने को मिला? बफेलो हम्प। बफेलो हम्प कैसे? मैंने बताया था ये फैट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहाँ पर? बैक साइड में। जो बफेलो हम्प मतलब भैंस की तरह जो भैंस के जो कुब्बड़ निकली रहती है, तो पेशेंट के भी बैक साइड में फैट का इस प्रकार से जमा हो जाएगी कि वो कुब्बड़ की तरह नजर आएगी, ठीक है। तो कौन सा देखने को मिलेगा? बफेलो हम्प। अगला देखने को मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि बोन के अंदर क्या कर रहा है? कैल्शियम को कम कर रहा है, ठीक है, कैल्शियम को कम कर रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। अगला पैथोलॉजिक फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं है बोन के अंदर, बोन बिल्कुल कमजोर है तो उसको फ्रैक्चर का खतरा ज़्यादा रहेगा। अगले उसकी बात करें तो हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि बिकॉज ACTH है स्लाइटली फंक्शनिंग ऑफ MSH। जो ACTH है वो स्लाइटली फंक्शन करता है MSH की तरह। MSH मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, पिगमेंट जो कि स्किन के कलर में हेल्प करता है। अगला देखने को मिलेगा वेट गेन। वेट गेन क्यों? क्योंकि फैट की मात्रा, फैट को बढ़ा रहा है, जितना फैट बढ़ेगा वेट भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो वेट गेन क्यों देखने को मिला? क्योंकि फैट की मात्रा को बढ़ा रहा है ये। अगला रिस्क फॉर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट की फंक्शनिंग को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। टी लिम्फोसाइट की फंक्शनिंग डिक्रीज हो रही है, इम्यूनिटी कम हो रही है, ठीक है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिसके कारण पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। अब आते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन कि कौन कौन सी इसमें जांचें करेंगे। तो सबसे पहला हेल्थ हिस्ट्री लेंगे उसकी और फिजिकल एग्जामिनेशन। उसको देख के ही मालूम चल जाएगा, बफेलो हम्प दिखेगा, ठीक है, फेस जो है उसका मून की तरह नजर आएगा, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाएगा। हेल्थ हिस्ट्री लेंगे उसकी, क्या आप लंबे समय से स्टेरॉइड है तो नहीं ले रहे। तो अगले उसकी बात करें तो ब्लड टेस्ट फॉर सीरम सोडियम एंड पोटेशियम। ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें क्या देखने को मिलेगा? सोडियम की मात्रा कैसे देखने को मिलेगी? बढ़ी हुई, और पोटेशियम की मात्रा कम देखने को मिलेगी, ठीक है। यूरिन टेस्ट करेंगे। अगला है CT स्कैन करेंगे और एक्सरे करेंगे। एक्सरे किसके लिए? बोन के लिए, ठीक है। अगर अब मैनेजमेंट पे आते हैं तो मैनेजमेंट में सबसे पहला मैनेजमेंट है मेडिकल मैनेजमेंट। ड्रग्स देंगे। ड्रग्स किसके लिए देंगे? या तो कोर्टिसोल के सिक्रेशन को कम करने के लिए या ACTH के सिक्रेशन को कम करने के लिए, दोनों में से किसी का भी सिक्रेशन कम करने के लिए सबसे पहले ड्रग्स देंगे केटोकेनाजोल,
ठीक है। केटोकेनाजोल ड्रग्स क्या कार्य करती है, ये करती है ब्लॉक कर देती है प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल स्टेरॉइड। एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा जो स्टेरॉइड बनाए जा रहे हैं उनको क्या कर देगी, ये जाकर ब्लॉक कर देगी, ठीक है। अगर दूसरी ड्रग्स की बात करें तो मिट्टोटेन ड्रग्स होती है। मिट्टोटेन ड्रग्स क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है हार्मोन सिक्रेटिंग सेल। जो सेल हार्मोन का सिक्रेशन कर रही हैं उनको जाकर क्या कर देगी, ये डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। अगली ड्रग्स की अगर बात करें तो अगली ड्रग्स का नाम है मिटायरोपोन। मिटायरोपोन क्या करती है, दिस ड्रग डिक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ कोर्टिसोल एट टारगेट टिश्यू, ठीक है। डिक्रीज कर रही है फंक्शनिंग, कोर्टिसोल के जो फंक्शन है उसको डिक्रीज कर रही है, क्योंकि कोर्टिसोल जहाँ से कार्य कर रहा है उन सेल को जाकर ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अगले अगर उसकी बात करें तो एमाइनोग्लूटाथायोमाइड, जो एमाइनोग्लूटाथायोमाइड ड्रग्स है, ये क्या कर रही है, ये ब्लॉक कर रही है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड के सिंथेसिस को ये ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण स्टेरॉइड अत्यधिक मात्रा में नहीं बन पाते, ठीक है। अगला क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्यों कर रहे हैं, ट्यूमर के लिए, ठीक है। ट्यूमर हो रहा है या तो एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर या पिट्यूटरी के, तो उसके लिए रेडिएशन थेरेपी करते हैं, ठीक है। अगले अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में दो तरीके से करते हैं, एक करते हैं एड्रिनलेक्टोमी, दूसरा करता है हाइपोफाइसेक्टोमी। अगर एड्रिनलेक्टोमी की बात करें, एड्रिनलेक्टोमी क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, एड्रिनलेक्टोमी। अब ये किस प्रकार से करते हैं, ये या तो यूनिलेटरल करते हैं या बायलेटरल करते हैं। यूनिलेटरल मतलब दो होती है एड्रिनल ग्लैंड्स, यदि एक साइड की एड्रिनल ग्लैंड्स को हटा दिया जाए तो उसको यूनिलेटरल एड्रिनलेक्टोमी बोला जाता है, और यदि दोनों ही एड्रिनल ग्लैंड्स को हटा दिया जाए तो उसको बायलेटरल एड्रिनलेक्टोमी बोला जाता है, ठीक है। अगर यूनिलेटरल एड्रिनलेक्टोमी की है तो उसके लिए लिखा हुआ है, इन यूनिलेटरल एड्रिनलेक्टोमी थेरेपी हार्मोन रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर फॉर 2 ईयर्स। यदि यूनिलेटरल एड्रिनलेक्टोमी की है तो 2 साल तक पेशेंट को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ेगी, ठीक है। यदि यूनिलेटरल में 2 साल तक, और यदि बायलेटरल की है, बायलेटरल में लाइफ टाइम, जब तक वो जिएगा तब तक उसको बायलेटरल एड्रिनलेक्टोमी में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ेगी। अगली बात करें तो हाइपोफाइसेक्टोमी। हाइपोफाइसेक्टोमी किसको बोलेंगे, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ट्यूमर हो गया है, तो उसको रिमूव करना, वो क्या बोला जाएगा, हाइपोफाइसेक्टोमी, ठीक है। हाइपोफाइसेक्टोमी किसे बोलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रिमूव करना। अगर इसके अगले मैनेजमेंट की बात करें तो वो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला नर्स का क्या दायित्व है, उसका वाइटल साइन चेक करना, ठीक है। वाइटल साइन शुड बी मॉनिटर। वाइटल साइन क्यों चेक कर रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो गए, पोटेशियम की मात्रा कम हो गई है, जो कि हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, जिसके कारण जो वाइटल साइन है वो मॉनिटर करने हैं नर्स को। अगले बात करें, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट शुड बी मेंटेन एंड एडमिनिस्टर डायूरेटिक ड्रग। इनटेक और आउटपुट चार्ट को भी मेंटेन रखना है और उसको डायूरेटिक ड्रग्स लेनी है। डायूरेटिक्स क्यों दे रहे, क्योंकि सोडियम अत्यधिक मात्रा में है, तो सोडियम है तो वाटर भी रुकेगा, क्योंकि सोडियम जैसे जैसे जितना मात्रा में सोडियम रहेगा उतनी ही अधिक मात्रा में वाटर का भी री एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। जिसके लिए क्या देंगे, डायूरेटिक देंगे, जिसके कारण वाटर को बाहर निकाला जा सके, ठीक है। अगर डाइट की बात करें तो उसको लो सोडियम देंगे। क्योंकि लो सोडियम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा पहले ही बढ़ी हुई है, अगर अपन हाई दे देंगे तो ग्लूकोज और बढ़ जाएगा, इसलिए लो सोडियम देंगे। लो कार्बोहाइड्रेट देंगे, लो सोडियम डाइट देंगे। लो सोडियम डाइट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सोडियम की मात्रा पहले ही बढ़ी हुई है। और हाई प्रोटीन डाइट देंगे। हाई प्रोटीन डाइट के बाद में उसको अगला जो मैनेजमेंट की बात करें तो डेली ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी चेक्ड। उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल रोजाना चेक करना है, ठीक है, कि बढ़ तो नहीं रहा और अधिक तो नहीं बढ़ रहा। अगर अगले उसकी बात करें तो पेशेंट शुड बी एडवाइज टू कंसल्ट विद द डाइटिशियन फॉर द प्रॉपर डाइट ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसीमिया। जो पेशेंट है उसको एडवाइस देंगे कि आप कंसल्ट कीजिए डाइटिशियन के साथ में और उससे जानकारी लीजिए कि आपको हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में कौन कौन सी डाइट लेनी है, ठीक है। अगर अगले उसकी बात करें पेशेंट शुड बी एडवाइज टू टेक कैल्शियम रिच डाइट। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप ऐसी डाइट का यूज करिए जिसमें कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में हो, ठीक है। अगर अगले उसकी बात करें तो नर्स शुड ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ स्किन एंड शुड रिपोर्ट टू द डॉक्टर। जो नर्स है उसको स्किन का कलर क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन बताई थी। अगर स्किन पर हाइपर पिगमेंट नजर आ रहे हैं तो नर्स को क्या करना है, रिपोर्ट करनी है, किसको, डॉक्टर को। अगले फंक्शन की अगर बात करें तो द पेशेंट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बाय यूजिंग द प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक। पेशेंट से कहेंगे कि आप प्रोटेक्ट रहिए, बचिए इन्फेक्शन से, क्योंकि आपके इम्यूनिटी पावर
पहले ही कमज़ोर है। क्यों है? क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ने टी लिम्फोसाइट की मात्रा को कम कर दिया, इसलिए उसको इन्फेक्शन से बचाना है। द पेशेंट शुड बी इंट्रोड्यूस टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद अदर हु आर इल। पेशेंट को ऐसे पर्सन से मिलने से बचाना है जो पहले से ही बीमार हो। ठीक है, तो ये आपका नर्सिंग मैनेजमेंट कंप्लीट, और ये नर्सिंग मैनेजमेंट के साथ आपका कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।